नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, आधुनिक भारत का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमने कल बात कर ली थी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहले हम बात करते हैं, उसके बाद नोट्स देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने देखा और काफ़ी कुछ कवर कर लिया, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से छूट जाती हैं उसे हम यहाँ नोट्स से देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें छूट गई हमारी जो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं। तो देखिए, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शन किया था भारत आने के लिए। गुजराती था वह व्यक्ति और नाम था उसका अहमद इब्न मजीद। ठीक है, आया कब था वास्को डी गामा बताइए? कल प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई थी इसके बारे में, 20 मई 1498 को। नेक्स्ट कि वास्को डी गामा ने भारत से किस संबंध में व्यापार में मुनाफा कमाया? तो वास्को डी गामा ने भारत से काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। ठीक है, यह यहाँ से काली मिर्च ले जा करके पुर्तगाल में इसने बेचा था, जहाँ पर इसको 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ था। अगली क्या चीज़ छूटती है? तो नेक्स्ट है हमारा कि देखिए, अल्मीडा के बाद जब अल्फांसो द अलबुकर्क जो है 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया था, तो इसके द्वारा जो है 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना गया था। ठीक है, कल हमने बस इतना बात किया था कि बीजापुर के आदिल शाही शासक से, आज उसका नाम भी जान लीजिए कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना गया था। किसके द्वारा? अल्फांसो द अलबुकर्क के द्वारा 1509 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं और हमारा क्या कल छूट गया था प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करने में। तो देखिए, छूटा नहीं था, दरअसल वो प्रश्नों में दिए नहीं रहते। इन्होंने क्या किया है ना, कुछ चीज़ों को यहाँ रख दिया। पुरानी वाली अगर आप घटना चक्र देखेंगे तो वो यह सब चीज़ें भी प्रश्नों के माध्यम से बताई गई हैं वहाँ पर। चलिए निश्चिंत रहिए, मैं आपका कुछ भी छूटने नहीं दूंगा। चलिए देखिए, 1503 में देखिए अल्फांसो द अलबुकर्क के द्वारा जो है कोचीन में किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यह तो हमने देखा था प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन देखिए बाकी अज्जी दीव एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण करवाया गया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा 1505 में। ठीक है, अज्जी दीव और कन्नौर में। ठीक है, कहाँ? अज्जी दीव और कन्नौर में किसके द्वारा दुर्गों का निर्माण करवाया गया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। समय कब का था? तो 1505 का यह समय था। वहीं 1503 में फिर से बता देता हूँ आपको, तो 1503 में अल्फांसो द अलबुकर्क, जो कि उस समय गवर्नर नहीं था, इसके द्वारा कोचीन में सबसे पहले और भारत का सबसे पहला यह दुर्ग भी था। ठीक है, कौन सा दुर्ग? कोचीन का दुर्ग भारत का सबसे पहला यूरोपीय दुर्ग था, जो बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और बनवाया किसने था? तो अल्फांसो द अलबुकर्क ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या छूट गया था कल प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने से। तो देखिए, यहाँ देखिए, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, तथा यह गए भी सबसे अंत में थे। कब? 1961 में यह वापस गए थे। ठीक है, आए 1498 में सबसे पहले थे और गए सबसे अंत में 1961 में थे, जबकि अंग्रेज 1947 में चले गए थे। है कि नहीं? देखिए कहाँ पर थे ये? तो 1961 तक इनका गोवा पर अधिकार था, और गोवा में पुर्तगाली गवर्नर था 1961 में जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। ठीक है, गोवा का यह पुर्तगाली गवर्नर था, जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल था जोसे फेरेरा बोस्सा। ठीक है, जोसे फेरेरा बोस्सा जो है यह 1947 के समय गोवा का गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या छूट गया। तो देखिए, पुर्तगालियों ने जो है अपनी सबसे पहले, ये तो पता है हमें कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई थी। 1505 में इनके द्वारा जो है कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। देखिए 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आगे क्या रह गया छूटने को हमारा? तो देखिए, 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी भी बना लिया था। ठीक है, 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी भी बना लिया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या छूट गया हमारा था प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए, दिसंबर 1599 में कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन इसको अनुमति मिलती भारत से व्यापार करने की दिसंबर 1600 में। परमिशन कौन देता है? तो परमिशन देती हैं एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए
15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है, यह सब हमने चर्चा किया था, लेकिन यह छूटा था कि कितने वर्षों का अधिकार पत्र मिला था इसको पहली बार में। तो पहली बार में कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए, यूँ कहें कि पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र मिला था। ठीक है, उस दौरान भारत का गवर्नर कौन, भारत के बादशाह कौन थे बताइए? उस दौरान भारत के बादशाह थे अकबर। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए क्या छूटा था। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो कर्नाटक का नवाब कौन था? तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, जिसने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिकों को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, और फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, इनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना युद्ध करती है और वह जीत जाती है। कहाँ पर यह युद्ध होता है? तो सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया गया था। नदी कौन सी थी? तो नदी थी अडयार नदी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ किस लिए था, यह तो पता ही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या छूट गया है। तो देखिए यहाँ पर मरकारा। ठीक, मरकारा जो है यह गोलकुंडा के सुल्तान से मरकारा ने जो है गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की थी। ठीक है, पहली फ्रांसीसी कोठी कहाँ बनाई गई थी बताइए? यह बनाई गई थी सूरत में 1668 में। ठीक है, देखिए मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी बनाई गई। वहीं डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री को कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रह गया था इसमें? और तो नेक्स्ट और कुछ भी नहीं रहेगा और सबके बारे में हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा कर ली है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के आगे अपने दूसरे चैप्टर की तरफ और शुरुआत करते हैं सीधा प्रश्नोत्तर से ही। जो चीज़ें रह जाएंगी उन्हें बाद में हम नोट्स से देख लेंगे कि क्या चीज़ें हमारी पीछे छूट गई। तो आज का चैप्टर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और इसके साथ साथ हम अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में भी, अन्य क्षेत्रीय राज्यों के बारे में भी बात करेंगे। सीधा चलते हैं वहीं पर। वहाँ चलने से पहले आप में से जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से ज़रूर दबा देंगे। चलिए, आज आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो नहीं मिल पाई। दरअसल सुबह जो है मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया, लेक्चर नहीं मिल पाया। और दूसरी चीज़, आप लोग सपोर्ट भी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि मेरे द्वारा काफ़ी, आप लोग के द्वारा मोटिवेट ही किया नहीं जा रहा है एकदम बिल्कुल, यह जान लीजिए। चलिए, फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करता रहता हूँ, देखते हैं आप लोग कहाँ तक साथ नहीं देते हैं, कब तक नहीं देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ए सरफराज खान, बी मुर्शीद कुली खां, सी अलीवर्दी खां या डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, मुगल सम्राट कौन था? तो इसकी नियुक्ति की गई थी 1717 में फर्रुखसियर द्वारा। ठीक है, फर्रुखसियर जो कि मुगल सम्राट था, इसने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की बंगाल के गवर्नर या सूबेदार के रूप में नियुक्ति की थी। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। नियुक्ति नहीं की गई थी, नियुक्ति मुर्शीद कुली खां की गई थी अंतिम रूप से मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की लड़ाई या डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लासी की लड़ाई। ठीक, या प्लासी का युद्ध, यह इसी ने जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। आइए थोड़ा सा प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि और इसके बारे में थोड़ी एक डिटेल चर्चा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम कर लेते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रहनी चाहिए। यह हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। वहीं उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। ठीक है, हुआ कब था यह युद्ध? फिर से बता देता हूँ आपको। तो यह युद्ध हुआ था
23 जून 1757 में। ठीक है, आइए और कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, नवाब की सेना में 3 राजद्रोही मुख्य रूप से थे। कौन कौन? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। ठीक, इनके द्वारा नवाब की सेना का नायकत्व भी किया जा रहा था, मतलब यह नवाब की सेना का नेतृत्व भी कर रहे थे और राजद्रोही भी थे। अब सोचिए, जरा सोच करके देखिए कि आपकी राजद्रोही व्यक्ति ही जो है सेना को लेकर के चल रहा है कि हम आपको जिता देंगे, राजा को जिता देंगे, क्या वो ऐसा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। देखिए, नवाब की अग्रगामी टुकड़ी में मीर बदन और मोहन लाल थे और एक गोली मीर बदन को लग जाती है और वहीं पर मीर मदन मारा गया। बाद में नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जब जो है अपने अधिकारियों से मंत्रणा की गई, तो उसी दौरान मीर जाफ़र, जो कि एक राजद्रोही था, इसके द्वारा सलाह दी गई कि आप चले जाओ वापस, बाकी युद्ध हम लोग देख लेंगे। तो अब जब नवाब युद्ध क्षेत्र से लौट गया और सेना अध्यक्षों के हाथों में, जो कि राजद्रोही थे, उनके हाथों में युद्ध को छोड़कर चला गया, तो जाहिर सी बात है कि फिर राजा को हारना ही पड़ा है। उसके वापस जाते ही ये नवाब जो है मुर्शिदाबाद लौट जाता है और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बन गया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में देखिए अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा तात्कालिक फ़ायदा हुआ, जैसे सैनिक और वाणिज्यिक लाभ अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, और इसी लड़ाई के बाद जो है अंग्रेज़ों की बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि अब तैयार होने लगी थी। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताइए कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ए, बक्सर का युद्ध, बी, प्लासी का युद्ध, सी, पानीपत का युद्ध, या डी, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ठीक है, भारत में नहीं, बंगाल में। अगर यहाँ भारत है तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी को चुनना होगा, बक्सर का युद्ध। यहाँ देखिए, यहाँ आंसर भी इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की कूटनीतिक विजय थी, वहीं सैनिक सफलता को बक्सर के रूप में माना जाता है। चलिए अभी आगे इसके बारे में और अधिक डिटेल से बात होगी। देखिए, सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में रहा। यह इनके द्वारा भी एक्सप्लेन करके बताया गया था। अभी आगे और इसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष ए 1761, बी 1757, सी 1760, या डी 1767। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था ए के डैश के युद्ध में। तो किस युद्ध में पराजित हुआ था? यह हुआ था प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ, तो जो कि हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए, वारेन हेस्टिंग, बी, लॉर्ड एमहर्स्ट, सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। ठीक है, इसे जो है करिश्माई गवर्नर बोलते थे। ठीक है, या फिर बोलते थे, इसके बारे में कहा जाता था कि अ हेवन बॉर्न जनरल, या वह स्वर्ग से उतरा सेना नायक था। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर यह भी कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए, अल्बुकर्क, बी, रॉबर्ट क्लाइव, सी, फ्रांसिस डुप्ले, या डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया। और कौन कहता है ऐसा? तो विलियम पिट के द्वारा कहा गया कि यह जो है स्वर्ग से उतरा एक सेना नायक या हेवन बॉर्न जनरल कहते थे। ठीक, ये क्लाइव जो है ना एक सैनिक के रूप में जननेता था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए, बिहार, बी, आंध्र प्रदेश, सी, उड़ीसा, डी, पश्चिम बंगाल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्लासी का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल के पलानी नामक क्षेत्र में है। ठीक है, वर्तमान नाम पलानी कह रहा हूँ, प्लासी का ही वर्तमान नाम पलासी हो गया है। ठीक है, पहले प्लासी था, अब पलासी हो गया है। ठीक है, कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे स्थित है यह प्लासी का युद्ध मैदान। नेक्स्ट बताइए कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए, अलीवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफ़र, या डी, मीर कासिम। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। मीर कासिम द्वारा जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। कारण था कि कलकत्ता में जो षड्यंत्रमय माहौल था उससे दूर होना। ठीक है, यहाँ देखिए, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए और मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था कौन? मीर कासिम, ताकि अंग्रेजों का उसके राज्य में अधिक हस्तक्षेप न हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध या डी पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। यही सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहा जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। वहाँ भारत की बात की गई थी तो वहाँ भारत का नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम जानते हैं बक्सर के इस युद्ध के बारे में। हुआ कब था यह युद्ध? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1964। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1957 को और उसके कुछ समय बाद 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हरा दिया था। कहाँ पर? बक्सर के युद्ध के मैदान में। ठीक है, देख लीजिए, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने जो है बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को पराजित कर दिया था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इस युद्ध से अंग्रेजों को लाभ क्या क्या हुए? तो देखिए, अब जो है ना इलाहाबाद तक के प्रदेश पर इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है वह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। भाई मुगल सम्राट को हरा दिया था तो दिल्ली विजय का मार्ग खुलना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। ठीक है, मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में इतिहासकारों द्वारा भी यह कहा गया कि यह बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक युद्ध बताया। ठीक, या सैनिक विजय बताया है। समझ गए आप? चलिए अगर एक बार फिर से शॉर्ट में देखना हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करते हुए हेक्टर मुनरो द्वारा जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को जो है बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया गया था। पराजय के परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों के लिए दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया तथा अंग्रेजों के अधिकार में अब इलाहाबाद तक का प्रदेश आ गया। इनके द्वारा 2 संधियाँ भी की गई थी, जो दोनों संधियों का नाम इलाहाबाद की ही संधि है। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, तो इनके बारे में भी आगे बात होगी, निश्चिंत रहिए। पहली संधि हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त को। समय था दोनों का 1765। ठीक है, इसका भी समय 1765, बस मुश्किल से 4 दिन बाद संधि हो गई थी। ठीक है, दोनों संधियाँ 4 दिनों के अंतर पर 12/4/16 है कि नहीं। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। निश्चिंत रहिए, इसके बारे में भी आगे और अच्छे से बात होगी। यहाँ बताइए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई जो है अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक साबित हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाह आलम, सी बहादुर शाह जफर या डी शाह आलम द्वितीय। तो निश्चित तौर पर शाह आलम द्वितीय ही बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। मुगल सम्राट था उसमें शाह आलम द्वितीय। इसकी स्थिति तो अत्यंत दयनीय। चलिए अभी आगे बात होगी। नेक्स्ट है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी नजमुद्दौला। सिराजुद्दौला तो अवध का नवाब था, बताया ना आपको। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
बताइए। बी, मीर जाफ़र जो है उस समय बंगाल का नवाब था जब बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय या डी शुजाउद्दौला। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। कहाँ कहाँ की दीवानी प्रदान की गई थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। कब? तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो है 12 अगस्त 1765 को एक फरमान जारी किया गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा, और इन्होंने इस फरमान में कहा कि वह जो है कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे देते हैं, जिसके बदले में कंपनी द्वारा जो है सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। देखिए, इसे याद रखिए, यूपीएससी में एक बार प्रश्न आया था, शायद अभी 19 वाला ही समय था क्या, कि उसी समय एक बार प्रश्न आया था कि बंगाल शाह आलम द्वितीय को 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिला करता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 लाख रुपए पेंशन नहीं मिलता था। देखिए, कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन दिया जाना तय हुआ था। निजामत व्यय के रूप में कंपनी को 53 लाख रुपए भी देना था। किसको? शाह आलम द्वितीय को ही। ठीक है, इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो 1788 में उसे अंधा कर दिया गया, और शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय के बाद उसके दोनों उत्तराधिकारी जो हुए, अकबर द्वितीय 1836 से 1837 तक जिनका काल रहा, बहादुर शाह द्वितीय जिनका काल 1837 से 1857 तक रहा, दोनों के दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी ही रहे। ठीक है, चलिए देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत शाह आलम को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया था। इसे ध्यान रखिए। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी कि जो 16 अगस्त वाली संधि हुई थी उसके अंतर्गत शाह आलम को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया था। वहीं पहली संधि के तहत जो है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह द्वारा जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ से बस आप इतनी चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ों के बारे में भी फिर से बात होगी, निश्चिंत रहिए। उसे अंधा बना दिया गया, ये कर दिया गया, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यह जरूर प्रश्न में आ सकता है कि उसे दीवानी के बदले सम्राट को क्या प्राप्त हुआ। तो दीवानी के बदले सम्राट को कंपनी द्वारा 26 लाख रुपए दिया गया, और साथ ही साथ निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए अलग से देना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए बंगाल के नवाब ने, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने, या डी अफगान के राजा ने। अफगान, बंगाल, इंग्लैंड कहाँ से आएगा? भारत पर तो मुगल सम्राट का शासन था, तो मुगल सम्राट ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगहों की दीवानी दे दी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, आपके साथ ऊपर इस बारे में चर्चा हुई। रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो है बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, डी सी 29 अगस्त 1765, या डी 21 अगस्त 1765। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। बदले में सम्राट को मिला 26 लाख रुपए, और साथ ही साथ निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए का सहयोग, कुछ भी कह लीजिए आप। नेक्स्ट बताइए कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खां, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, या डी सैयद गुलाम हुसैन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खां को जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था। कि अंग्रेज बड़े चालाक थे, इनका काम क्या था ना, ये यहाँ से सब कुछ वसूलते थे, और लेकिन यहाँ का उप निजाम, यहाँ पे वसूली का अधिकार किसको दे दिया? तो यहाँ पे वसूली का अधिकार दे दिया उप निजाम को, कि आप वसूलिए और जो वसूलिए वो ले आकर के हमको दे दीजिए।
देखिए यहाँ पर कि इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में ही रखा गया। बात ठीक, इतना समझ गए। शाह आलम के 12 अगस्त का फरमान भी आपको बता दिया गया। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी, जिसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख और निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपये दे दिया था। उसके बाद देखिए, कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने क्या किया, चालाकी क्या खेली कि कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। कौन कौन थे, तो बंगाल के लिए उसने मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति कर दी, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति कर दी। ठीक है, बंगाल का नवाब उप दीवान बना दिया मोहम्मद रजा खां को और बिहार का उप दीवान बना दिया राजा सिताब राय को। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद रजा खां यह उपनाजिम के रूप में भी कार्य करता था। ठीक है, इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य तो भारतीयों द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, मतलब ऑर्डर आपके नाम से आएगा, ठीक, काम उनका चल रहा है। बहुत अच्छा, देखिए भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता था, यद्यपि अधिकार जो है समस्त वह कंपनी के ही हाथों में था। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बात करते हैं। नीचे ही एक प्रश्न है भाई, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए गारो, बी खासी, सी कुकी या डी टिप्पराह। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 1765 में जब उनको दीवानी मिली थी बंगाल की, तो वह सबसे पहले आए थे खासो जनजाति के लोगों में। दरअसल उसमें खासो लोग अपना व्यापार करते थे भाई, बंगाल आते जाते रहते थे। बंगाल नहीं, स्पेशली बंगाल के सिलहट प्रांत में वह लोग आते जाते थे। ठीक है, सिलहट क्षेत्र में बंगाल के वे लोग आते जाते थे। और किस लिए आते थे, तो व्यापार के उद्देश्य से आते थे। वे अपने साथ जो है चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के ले आते थे और बदले में रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह आदि का व्यापार करते थे। ठीक है, इनके बदले उनका व्यापार, ठीक है, अदला बदली का धंधा इनका काम इनका चल रहा था। लेकिन देखिए कहाँ तक आते थे, तो सिलहट ये जानने की जरूरत नहीं। देखिए हुआ क्या कि जो खासी पर्वतीय क्षेत्र था ना, वहाँ पर चूना पत्थर बहुतायत में मिलते थे और जिसका उपयोग बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। और कुछ समय बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे। भाई इनको तो धंधा करने आए ही थे, व्यापार करने आए ही थे, इनका व्यापार जिधर से बढ़े ये उधर से बढ़ा रहे थे, तो यह चूना पत्थर का व्यापार करने लगे। अब जब वहाँ गए, पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए, तो वे खासी जनजाति के संपर्क में आएंगे कि नहीं, क्योंकि खासी पर्वतीय क्षेत्रों में ही चूना पत्थर मिलते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ आपको क्रम मिलाना है। पूछा जा रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन है ए वांडीवास युद्ध, बी बक्सर युद्ध, सी वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। बी में है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी में है वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध और बक्सर युद्ध। अंततः डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध या प्लासी युद्ध। चलिए थोड़ा सा साथ बने रहिए और चैनल को लाइक करते चलिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करिए भाई। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंबर का युद्ध सबसे पहले 1749 में हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में, फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में और सबसे अंत में बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हमारे प्रश्न सब कुछ होंगे। देखिए अंबर का युद्ध जो है, यहाँ से देखिए अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अंबर के युद्ध में क्या क्या हुआ था यह बताया गया। ठीक है, देखिए यह हुआ कब था अंबर का युद्ध, तो अगस्त 1749 में हुआ था। इसमें मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के वेल्लूर के पास एक अंबर नामक स्थान है, वहाँ पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मुजफ्फरजंग स्वयं बंगाल का दक्कन का सूबेदार बन गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुजफ्फरजंग जो है वह दक्कन का सूबेदार बन गया। अब दक्कन का सूबेदार बन गया तो उसे भी तो कुछ करना था ना फ्रांसीसियों के लिए, तो उसने किया क्या कि उस समय डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, उसको उसने जो है डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना
की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ठीक है, बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी मुजफ्फरजंग के नेतृत्व में हैदराबाद पर तैनात कर दी गई थी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। इसके बारे में सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो वहाँ हमने नहीं पढ़ी थी। देखिए, मीर जाफ़र जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब चूंकि मीर जाफ़र तो कठपुतली था, वही जो हाल मुजफ्फरजंग का यहाँ था उससे बुरा हाल तो इसका यहाँ होने वाला था। देखिए, क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना नहीं है, 24 परगना जगह का नाम है बंगाल में। ठीक है, ये 24 गिनती वाला 24 नहीं है, 24 परगना एक जगह का नाम है बंगाल में। अब मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अगर आप वहाँ से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। तो देखिए, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी। ठीक है, क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी, 24 परगने की जमींदारी भी दे दी। किसने? मीर जाफ़र ने बंगाल का नवाब बनने के बाद। ठीक है, किसने बनाया था? क्लाइव ने बनाया था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? तो प्लासी युद्ध में विजय के बाद। आगे देखिए, वांडीवास युद्ध के बारे में चलते हैं। तो वांडीवास युद्ध हुआ कब था? तो जनवरी 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसका परिणाम हुआ था कि फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में जो कि जनवरी 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी पराजित हुए थे और यह युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे, वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बक्सर के युद्ध की बात। तो बक्सर के युद्ध की बात हम पूरी तरीके से और अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दिया है। ठीक है, कब हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 23 जून 1757 को तो प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है काउंट डी लाली। ठीक है, यहाँ हमने देखा, ये देखिए काउंट डी लाली। पराजित किसने किया था? तो सर आयरकूट ने इसे पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को नहीं, ब्रिटिश ने फ्रेंच लोगों को या ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भैया आ गया सुमेलित करवाने वाला। सुमेलित आप करवाइए, मैं बैठ के इंतज़ार करता हूँ। वीडियो पॉज करके सुमेलित करवा लिया करिए यार, आसानी होती है। चलिए, अब तक आपने अपना आंसर जो है वीडियो पॉज करके सुमेलित करवा लिया होगा, है ना भाई लोग? चलो तो देखो, पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी वांडीवास का युद्ध हमने पढ़ा। बक्सर के युद्ध के बारे में हमने क्या पढ़ा? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध हुआ था शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था और युद्ध का नेतृत्व उस समय अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव ही था। ठीक है, तो यह नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट, नेतृत्व किसने किया था अच्छा बक्सर के युद्ध का बताइए? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वांडीवास का युद्ध ये बिल्कुल सही है। आयरकूट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली। चिलैयावाला का युद्ध जो है डलहौजी के विरुद्ध मराठों द्वारा नहीं लड़ा गया था। चिलैयावाला का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? चिलैयावाला का युद्ध लड़ा गया था सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी और अंग्रेजी सेना लॉर्ड गफ के नेतृत्व में लड़ी थी। यानी अंग्रेजी और सिखों के बीच का युद्ध था चिलैयावाला का युद्ध। हुआ कब था? तो हुआ था 13 जनवरी 1849 में। ठीक है, नेक्स्ट, खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, खुर्दा का युद्ध था मराठा विरुद्ध निजाम। ठीक है, या फिर निजाम विरुद्ध मराठा, परिणाम निजाम की हार। ठीक है, निश्चिंत रहिए, एक बार फिर से आपको बताया जाएगा। देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, वहीं वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को। देखिए, ये सब डेट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि पीसीएस की परीक्षाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से डेट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको डेट भी ध्यान में रखना है।
देखिए, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और यही पराजय भारत में फ्रांसीसियों के पतन की शुरुआत थी। ठीक है। नेक्स्ट, चिलैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। वह और यह परिणाम क्या था चिलैयावाला युद्ध का, तो यह युद्ध अनिर्णित ही समाप्त हो गया था। ठीक है। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लास्ट, खुर्दा का युद्ध 1795 में लड़ा गया, जिसमें निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा हुआ था यह युद्ध, जिसमें निजाम जो है वह हार गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत या डी सिख। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मराठों द्वारा अंग्रेजों का भारत में सर्वाधिक विरोध किया गया था। ठीक है। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज हार गए थे और सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध जो है वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट, वेलेजली ने 1802 में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड वेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी थी। ठीक है। निश्चिंत रहिए, अभी आगे और बात होगी। चलिए, इसी के साथ जो है हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और आ गए नए चैप्टर क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में बात करने के लिए। ठीक है। नोट्स के बारे में हम आगे देखेंगे, पहले हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना या डी श्रीनगर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह के राज्य में जो है वह श्रीनगर का क्षेत्र शामिल था। आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में और क्या क्या क्षेत्र शामिल थे। देखिए, रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पे बता दिया गया है, तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए, रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं थी, सुकरचकिया मिसल में। ठीक, रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल में हुआ था। पिता का नाम इनके महासिंह था। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की एक संधि हुई थी और संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह जो है, जैसे ही हम मान लीजिए सतलज नदी है, तो सतलज नदी के इधर यानी कि रणजीत सिंह सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का रणजीत सिंह का जो है सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। तय हो गया कि आप सतलज नदी के इस पार नहीं आएंगे, इधर आप चाहे जितना चले जाइए, इधर चाहे जितना चले जाइए, आप सतलज नदी क्रॉस नहीं करेंगे। तो रणजीत सिंह पहले तो चाहते थे कि संपूर्ण सिख मिसलों को एक कर दिया जाए जीत करके, लेकिन यह स्वप्न उनका स्वप्न ही रह गया और अंततोगत्वा इनको फ़ायदा हुआ क्या कि अब रणजीत सिंह सतलज तो पार नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको पश्चिम दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में अब इनको विस्तार करने की पूरी छूट थी, कहाँ तक जाते, तो इसका इन्होंने जमकर फ़ायदा उठाया और इनके द्वारा जो है 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को, 1834 में पेशावर को जीत लिया गया। ठीक है। तो जैसे ही कश्मीर जीतते हैं 1819 में, तो श्रीनगर इनके राज्य में शामिल हो गया। ठीक है। काबुल नहीं, श्रीनगर। समझ गए आप? किस मिसल से संबंध रखते थे? सुकरचकिया मिसल से संबंध रखते थे। पिता का नाम महासिंह था। अंग्रेजों के बीच रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह सतलज पार के सिख राजाओं पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकते थे या सतलज पार यह नहीं आ सकते थे युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। लेकिन परिणाम स्वरूप यह पश्चिम में विस्तार करते चले गए और पश्चिम में इन्होंने 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को, 1834 में पेशावर को जीत लिया था और इन सभी को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला भी लिया था। नेक्स्ट, अभी इनके बारे में थोड़ा सा और बात होगी और उस बात के साथ रणजीत सिंह का एकदम मसला ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आएगा हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सीधा आंसर, रणजीत सिंह जो है वे सुकरचकिया मिसल से संबंध रखते थे। ठीक है। यह सन याद रखिएगा कि 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर जीता गया था रणजीत सिंह जी के द्वारा। ठीक है। अगला बताइए कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर या डी कपूरथला। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। इसके बारे में भी एक कहानी है, आइए देखते हैं उस कहानी को। तो देखिए, 1798 में अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था जमान शाह। उसने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें जो हैं वे चिनाब नदी में गिर गई
रणजीत सिंह ने क्या किया, रणजीत सिंह ने उनको निकलवा करके वापस भिजवा दिया। ठीक है, अब वह खुश हो गया। उसकी सेवा के बदले उसने कहा कि जमान शाह ने कहा कि भैया ऐसा करो, आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हो, मेरी तरफ से छूट है। उसका ऐसा कहना था कि रणजीत भाई अपने तैयार बैठे थे, इन्होंने 1799 ईस्वी में ही तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। किसने, रणजीत सिंह ने। ठीक है, 1798 में वो कहता है, 1798 में तो वो पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। ठीक है, जिसे रणजीत सिंह ने वापस भिजवा दिया और वापस भिजवाते ही वह खुश हुआ कि चलो भाई थोड़ा एक अच्छा व्यक्ति है, इसको कुछ दे देते हैं। उसने कहा कि लाहौर पर अधिकार कर लो और तत्काल रणजीत सिंह जाते हैं 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या क्रम देखा हमने, बताइए। देखिए 1799 में रणजीत सिंह का अधिकार लाहौर पर हो गया। ठीक है, क्रम याद रखिए, क्रम बहुत ज़रूरी है। फिर 1818 में इनका अधिकार मुल्तान पर हुआ। फिर 1819 में इनका अधिकार कश्मीर पर हो गया। फिर 1834 में इनका अधिकार पेशावर पर हो गया। निश्चिंत रहिए, अभी यह और अधिकार करेंगे और आपको और समय भी याद करना होगा। आगे बताइए कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए, वही कोहिनूर हीरा जो आजकल इंग्लैंड में घूम रहा है। नेक्स्ट कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है शाह शुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, या डी शेर अली से। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आइए इसके बारे में भी एक कहानी, चलते हैं उस कहानी की पृष्ठभूमि में, या कोहिनूर हीरा पाने के पृष्ठभूमि में रणजीत सिंह के। देखिए, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, लेकिन 1773 में अहमद शाह के अब्दाली की मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। अभी 1773 की बात हो रही, वहाँ या तो 1780 में पैदा ही हुए थे जब इन्होंने मुल्तान और कश्मीर ये सब जगहों पर दोबारा अपना अधिकार किया था। ठीक है, छोड़िए उसको, वे चीज़ें आपको पहले से पता हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसका भाई शाह महमूद जो था, उसने जो है शक्तिशाली बरकजई सरदारों, दो बरकजई सरदार हैं इतिहास में, फतेह खां और दोस्त मोहम्मद, इनके नाम भी आपको याद रखने। बरकजई सरदारों के नाम कौन कौन से हैं, फतेह खां और दोस्त मोहम्मद। ठीक है, तो देखिए 1800 में जब अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है, तो उसके भाई शाह महमूद ने जो है शक्तिशाली बरकजई सरदारों की सहायता से, फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1800 में विस्थापित कर दिया और वह तथा स्वयं जो है कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया आपको बताने में। तो देखिए 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और बदले में कहा कि आप यह गिफ्ट ले लो, कोहिनूर हीरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ए, महाराजा रणजीत सिंह, बी, महाराजा शेर सिंह, सी, महाराजा दलीप सिंह, या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा यह कथन कहा गया था। वह असल में वह एक आंख से अंधा था, तो उसके उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। ठीक है, देखिए आइए यहाँ पर रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा और, जैसे मैंने वहाँ कहा ना थोड़ा और बात करेंगे रणजीत सिंह के बारे में, तो यह थोड़ा और का वही हिस्सा यहाँ पर है। देखिए रणजीत सिंह जब 12 वर्ष के थे ना, तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता कौन थे इनके, महार सिंह थे। ठीक है, मिसल कौन सा था, सुकरचकिया। तो यह जब 12 वर्ष की आयु के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। तो 12 वर्ष यानी 1780 में जन्म हुआ, 12 जोड़ दिए तो 1792 से लेकर के 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद बनाया गया, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे। इसी प्रतिशासन परिषद के द्वारा जो है शासन का कार्यभार चलाया गया। ठीक है, बाद में 1797 में रणजीत सिंह द्वारा स्वयं सब कार्यभार को संभाल लिया गया। ठीक, रणजीत सिंह ने लाहौर को 1799 में, अमृतसर को 1805 में,
फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला को 1808 में, क्रम याद रखिएगा। देखिए लाहौर को 1799 में, अमृतसर पर 1805 में, फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 में विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद यह मुल्तान पर 1818, कश्मीर में 1819 और 1834 में पेशावर को जीत लिया गया था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा कहा गया कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की भी रोशनी छीन ली। तो ठीक है, क्लियर हो गया रणजीत सिंह जी के बारे में सब कुछ। आइए अब थोड़ी थोड़ी और बात करते हैं, अब इनके उत्तराधिकारियों पर चलते हैं। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह या डी नौनिहाल सिंह। चलिए 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र था खड़क सिंह, यह जो है इनका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए खड़क सिंह, बी शेर सिंह, सी नवनिहाल सिंह या डी दलीप सिंह। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराजा दलीप सिंह जो है वह सिख राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनका शासनकाल था 1843 से लेकर के 1849 तक का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। उन्होंने 1843 से लेकर के 1849 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, यहाँ बताइए कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, बी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, सी उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, या डी वह कभी भी रूस नहीं गए थे। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर 1893 को महाराजा दलीप सिंह या सिखों के अंतिम महाराजा दलीप सिंह का निधन हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर के ईसाई धर्म को अपना लिया था। इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी और इनकी अंत्येष्टि जो है वह इंग्लैंड में हुई थी। भारत गए तो गए, आए नहीं। नेवर रिटर्न इंडियन, NRI। चलिए नेक्स्ट है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ए दलीप सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी रणजीत सिंह या डी शेर सिंह। सीधा आंसर दलीप सिंह। देखिए पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है, और दलीप सिंह को पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक, चलिए पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? पंजाब के विलय के बाद, पहले नहीं, पहले जो परिषद थी वह प्रतिशासन परिषद बोलते थे। ठीक है, प्रतिशासन परिषद बोलते थे, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के पहले उस वहाँ का शासन चलाती थी। ठीक है, और उस प्रतिशासन परिषद में महाराजा रणजीत सिंह की माता, सास और दीवान लखपत राय शामिल थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही पंजाब के विलय के बाद, यानी कि 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद की बात हो रही, जब पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक, तो बताइए पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ए HM इलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी जॉन लॉरेंस या डी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही। ठीक है, यह दोनों ही पंजाब की 3 परिषद के सदस्य नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल जो है इस 3 परिषद का सदस्य थे, जिसका गठन पंजाब पर शासन चलाने के लिए किया गया था। ठीक है, आइए दोहरा जान लेते हैं। और देखिए पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, समझ गए, हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष के रूप में, बाकी जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था पंजाब पर शासन चलाने के लिए। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब नियुक्त किया गया था? 1849 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब मैसूर युद्ध पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69। ठीक, यहाँ से डेट याद कर लीजिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 69 के बीच में। अब बताइए कि
इसमें कौन विजयी हुआ था? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा या डी हैदराबाद का निजाम। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। पेन हटाते हैं पहले। प्रश्न पर चलने से पहले थोड़ी सी कहानियाँ यहाँ पर भी तो बनती हैं, है कि नहीं? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और हैदर अली का युद्ध, अंग्रेज जो है वह पराजित हुए थे हैदर अली से। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए, लेकिन हैदर अली था बड़ा चालाक, उसने अपनी सूझबूझ से इस त्रिकूट संधि को भंग कर दिया। उसने मराठों से कहा कि भैया कुछ पैसा ले लो तुम, और निजाम से कहा कि ऐसा करो, जब युद्ध जीत जाएंगे तो तुमको कुछ प्रदेश दे देंगे या तुमको कुछ क्षेत्र दे देंगे। तो निजाम को प्रदेश का प्रलोभन और मराठों को धन दे करके हैदर अली ने इस त्रिकूट संधि की, जो अंग्रेजों, निजाम और मराठों के बीच थी, भंग कर दिया। और जैसे ही यह त्रिकूट संधि भंग हुई, उसने जो है कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की कर्नाटक पर आक्रमण के बाद जो है ना, हुआ क्या कि अंग्रेज प्रारंभिक रूप से सफल तो हो रहे थे, और अंग्रेजों की सफलता को देखते हुए निजाम को लगा कि अरे यार इधर से तो घाटा हो रहा है, उधर चलते हैं। तो निजाम चला गया अंग्रेजों की तरफ वापस। ठीक, तो परिणाम तो वही हुआ कि हैदर अली काफ़ी उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। किसने? हैदर अली ने। ठीक है, तो मार्च 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंततः क्या हुआ कि मद्रास की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों ने विवशतावश हैदर अली की शर्तें भी स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मद्रास की संधि होती है 4 अप्रैल 1769 को। तो अब निजाम को वह क्यों कुछ देगा? बस इसी कारण निजाम जो है खार खाए बैठ गया। हैदर अली से बदला लेंगे, तुमने प्रदेश देने को कहा था, बदला लेंगे, तुमने प्रदेश देने को कहा था। समझ गए भाई? तब तुम बीच रास्ते में छोड़ गए तो छोड़ गए, बात खत्म। चलिए, चीज़ें आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बताइए कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनोवा के युद्ध में हराया, ए कैप्टन पोपहैम, बी सर आयर कूट, सी सर हेक्टर मुनरो या डी जनरल हुडार्ड। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनोवा के युद्ध में हराया था, उसका नाम था सर आयर कूट। ठीक है, पोर्टेनोवा का युद्ध 1781। ठीक है, यहाँ देखिए 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टेनोवा के युद्ध या 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बंगलौर में या डी कोयम्बटूर में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। कारण वही जिस कारण जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की गई थी। देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जहां जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की और उसका सदस्य बना। ठीक है, तो जैकोबियन क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैकोबियन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट बताइए। सब जो है ना अंग्रेजों से दूर जाना चाहते थे कि थोड़ा दूर रहें, थोड़ा शक्ति का संचय करें, तब जो है शत्रुओं के समीप रहेंगे ना आप। तो यही चीज़ आप करिए, आप यूपीएससी को अपना शत्रु मानिए और थोड़ा सा जो है दूरी बनाइए हर चीज़ों से, और अपनी शक्ति को संचित करिए विद्या के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से। चलिए, यहाँ बताइए कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय या डी टीपू सुल्तान। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका बताइए? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान द्वारा जो है विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए गए थे। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, ए हैदराबाद में, बी पुल्लीपुर में, सी सेरिंगपट्टम में या डी निजामाबाद में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पुल्लीलूर में हराया था। ठीक है, यहाँ देखिए, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजामों के साथ एक समझौता कर लिया। ठीक, फ्रांसीसी सेना की सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अर्काट पर अधिकार करने के बाद, ठीक है, कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करने के बाद अर्काट पर अधिकार कर लिया गया था हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तत्पश्चात टीपू ने जो है हेक्टर मुनरो को पुल्लीलूर नामक स्थान पर हरा भी दिया। नेक्स्ट देखिए,
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ए हैदर अली, बी डुप्लेस, सी टीपू सुल्तान या डी नंदराज। चलिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक, अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया गया था कॉर्नवालिस द्वारा। यहाँ देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1790 से 1792 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसका अंत होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी मार्च 1792 में। इसमें अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस ने तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस का नेतृत्व किया गया था इस संधि में, और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, देखिए संधि का परिणाम क्या हुआ? संधि का परिणाम यह था कि टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अब अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही साथ युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। ठीक है, अब चूंकि उस समय तत्काल टीपू के पास 3 करोड़ रुपए नहीं थे, तो यह भी तय हुआ कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कहाँ था मैं? हाँ, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह तय हुआ कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह कथन कहा था या टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। समझ रहे हैं आप? बहुत चालबाज थे, ना दोस्त बना पाए सही से ना दुश्मनों को तो ख़त्म किया, दोस्तों को भी नहीं बख्शा। आइए आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन है ए 1857, बी 1799, सी 1793 या डी 1769। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। यहाँ आपको सुमेलित करवाना है और बताना है कि कौन सा एक सुमेलित है। ठीक, तो इन्हें आप वीडियो पास करके स्वयं पढ़ते हैं तो फटाक से पढ़िए और बताइए। चलिए, अब तक आपने जो है अपना आंसर वीडियो पास करके देख लिया होगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही दिवंगित हो गया। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णित रहा था। ठीक है, आइए थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में बात करते हैं फिर से। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलेस्ट था। ठीक है, सभी का नाम आपको याद रखना। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर था वेरलस्ट। ठीक है, इस युद्ध का अंत 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा होता है। ठीक है, इस युद्ध का अंत 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के माध्यम से होता है। परिणाम युद्ध का यह था कि हैदर अली वह जीत गया था और अंग्रेज पराजित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला 1780 से 1784 के बीच। ठीक है, इस युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और युद्ध जो है 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हो गया। इसी युद्ध के बीच में जो है पोर्टेनोवा के युद्ध हुआ एक, वहाँ पर हैदर अली मारा गया था और इसी युद्ध के बीच में ही टीपू जो है वह सुल्तान भी बन गया था। ठीक है, तो 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 92 तक चला था। ठीक, इसके बारे में अभी जस्ट तुरंत डिटेल में पूरी बात हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। देखिए, इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही अंग्रेज टीपू सुल्तान द्वारा जो है तुर्की से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा था। ठीक है, वहीं 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था और यह युद्ध जो है कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, सेकंड में गवर्नर जनरल कौन था? तो सेकंड में था वारेन हेस्टिंग। लास्ट चौथा युद्ध, तो चौथा युद्ध 1799 में हुआ। इस युद्ध में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली और यह युद्ध जो है 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना द्वारा श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लेने के साथ साथ टीपू सुल्तान को मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है,
वहीं टीपू सुल्तान के जैकोबियन क्लब के सभी सदस्यों को वेल्लोर में ही कैद कर दिया गया था। चलिए, यह भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है, इसे भी आप वीडियो पॉज करके जल्दी से सुमेलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हम सबको पता है कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त, एक 16 अगस्त, और दोनों का समय था 1765 का। नेक्स्ट, मंगलौर की संधि, अभी अभी हम सब ने देखा कि मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। किस युद्ध के बाद? यह हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ठीक। नेक्स्ट, सालबाई की संधि की बात अगर करें तो सालबाई की संधि जो है कब हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और सबसे लास्ट मद्रास की संधि 1769 में। ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुआ था। ठीक। वहीं सालबाई की संधि जो है यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक, सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के मध्य जो हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो उसके बाद सालबाई की संधि जो है महादजी सिंधिया के मध्यस्थता के बाद जो है अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुआ था। ठीक। और सबसे अंत में मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ऑप्शन है ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी सरधना में, या डी कानपुर में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सरधना। ठीक। बेगम समरू द्वारा जो है मेरठ के सरधना में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया गया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा। तो यहाँ पूछा, देख बेगम समरू का काल भी जानते रहिए, तो 1750 से 1836 तक का था बेगम समरू का समय। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला, ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, बी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, सी आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, या डी मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जो है यह सही नहीं है। ठीक है। देखिए, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं, मुर्शीद कुली खां को चाहता है। ठीक है, मुर्शीद कुली खान। ठीक। आइए अभी बात करते हैं जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन की, तो वहाँ आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने तोपखानों पर अधिक बल दिया था। इनके द्वारा जो है लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने भी लगाए गए थे। वहीं आमेर के सवाई जय सिंह ने जो है यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जय सिंह ने ही जयपुर, दिल्ली, बनारस के साथ जो है 5 नगरों में वेधशालाएँ भी बनवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट, कि टीपू सुल्तान ने जो है श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। बिल्कुल सही बात है। और सबसे लास्ट, कि बंगाल में राजस्व की कृषि पद्धति प्रारंभ करने के लिए अली मर्दान खान ने नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान ने राजस्व पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय जो है बंगाल में मुर्शीद कुली खान को जाता है। ठीक है, अली मर्दाना खां को नहीं, मर्दान खां को। नेक्स्ट, और आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। यहाँ बताइए कि पहला कथनों के रूप में है। ठीक है, 3 कथन है, तीनों कथन मैं पढ़ता हूँ। पहला कथन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। कथन 2 है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और कथन 3 है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 1, 2, 3, बी केवल 3, सी 2 और 3, या डी कोई भी नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 3 सही है, बाकी यह दोनों कथन गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने मराठों का नेतृत्व किया था। परिणाम, मराठे हार गए थे और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। इसी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा एक सेकंड महाराष्ट्र में इसी युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। ठीक है, बाकी अन्य सभी के बारे में अभी तत्काल हमने चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मेरे इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और हाँ, वीडियो को या लेक्चर को लाइक करते हुए चलिएगा, मेहनत आप ही लोगों के लिए की जाती है। चलिए, धन्यवाद।